नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया न्यूज एट 8 के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां आज सियासी दंगल में महायुति महाविकास अघाड़ी पर भारी पड़ी और चाचा पर भतीजा भारी पड़ा। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए 11 सीटों पर हुए चुनाव के सभी नतीजे आ गए हैं। एनडीए के सभी 9 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इसमें बीजेपी के 5, शिवसेना शिंदे के 2 और एनसीपी अजित पवार के 2 उम्मीदवार जीत गए हैं। वहीं कांग्रेस का 1 उम्मीदवार और शिवसेना उद्धव गुट का 1 उम्मीदवार जीता है। सबसे बड़ा झटका शरद पवार को लगा है। आपको बताएं, जयंत पाटिल एमएलसी चुनाव हार गए हैं। आपको ये बता दें कि जो एनसीपी शरद पवार है, उनका अपना कोई कैंडिडेट नहीं था। पीडब्ल्यूटी यानी कि पीजेंट्स वर्कर पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन था शरद पवार का, जयंत पाटिल, वो चुनाव हार गए। कहा जा रहा है कि एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से जयंत पाटिल को हार का सामना करना पड़ा। और जब इस चुनाव की तारीख घोषित हुई थी, तभी से जो समीकरण थे उनको देखकर यह आशंका जाहिर की जा रही थी कि कहीं चुनाव में क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि 11 सीटें थी और 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, तो ऐसे में आशंका थी और आशंका सही साबित हुई है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। रौनक, सबसे पहले तो यही बताएं, इस चुनाव का सार क्या है, इस चुनाव का संदेश क्या है? विधानसभा चुनाव से पहले की सबसे बड़ी लड़ाई से कहा जा रहा था, इस लड़ाई से क्या नतीजा जो आया है सामने, उसका क्या संदेश जाता है? जी देखिए, अगर मुख्य तौर पर इसके संदेश की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को यानी एनडीए को महाराष्ट्र में जिस तरह से झटका लगा था, उस झटके से कहीं ना कहीं ये उभरने में महायुति गठबंधन जो है यहाँ पर कामयाब हुई है। और मुख्य तौर पर अगर देखें तो देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, ये तीनों के बीच में कहा जा रहा था कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, लेकिन इस विधान परिषद के चुनाव में तीनों नेताओं का जो कोऑर्डिनेशन है साफ तौर पर देखने को मिला। जो रणनीति बनाई, यानी बीजेपी के उम्मीदवारों को एक जैसे एक पैटर्न के वोट्स देने की जो रणनीति बनाई, मैं आपको बता दूं कि शुरुआत के 4 जो बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं उन्हें सेम 26 वोट मिले। और मुख्य तौर पर जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिलते उनके सेकंड प्रेफरेंस के वोट सबसे पहले गिने जाते और इसीलिए वे अपने जो 5th कैंडिडेट है उसको भी जिताने में बीजेपी को कामयाबी मिली। और बाकी रही बात अजीत पवार की और एकनाथ शिंदे की, तो इन दोनों ने भी जो इन्हें कम वोट 1-2 जगह पर पड़ रहे थे, इन्होंने वो भी मैनेज किया। और खास तौर से अगर देखें तो ये दूसरा ऐसा मौका है कांग्रेस पार्टी के लिए जब दूसरी बार कांग्रेस पार्टी के वोटों में सेंध लगी है। मेरे साथ बात करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र दीक्षित है। सर, ये बताएं कि अगर इस चुनाव को समझे, इसका टेक अवे क्या है? विधानसभा चुनाव के पहले इस तरह का झटका महाविकास आघाड़ी को लगता है? देखिए, सबसे बड़ा टेक अवे तो जैसा आपने बताया वो ये है कि जो झटका लगा था लोकसभा चुनाव में, उससे कहीं ना कहीं उबरने का मौका मिला है इन विधान परिषद चुनाव के नतीजों से। ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि देवेंद्र फडणवीस फिर से एक बार इस पूरे चुनाव के नायक बन के उभरे हैं, क्योंकि वही पूरे आर्किटेक्ट थे इस जीत के। जिस तरह से उन्होंने रणनीति बनाई थी, पूरा प्लान तैयार किया गया था, वोटिंग पैटर्न किस तरह से होगा, ये उनकी ओर से था। तीसरी बड़ी बात यह है कि इसमें शरद पवार को झटका लगा। शरद पवार समर्थित उम्मीदवार हार गए हैं। जयंत पाटिल जो पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के थे, उनको समर्थन दिया था, वो हार गए। चुनाव नतीजे आने के पहले तक इस तरह की चर्चा हो रही थी कि अजीत पवार गुट के विधायक जो है वो शायद क्रॉस वोटिंग करेंगे और शरद पवार समर्थित उम्मीदवार को वोट देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये शरद पवार के लिए भी झटका है। और सबसे बड़ी बात रौनक, कि इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। क्रॉस वोटिंग की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी, क्योंकि 11 सीटें थी और उम्मीदवार 12 थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं नतीजा बहुत कुछ समेटे हुए है संदेश के तौर पर इन चुनाव का। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक, आपका भी, और जितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे समीकरण को, इसके संदेश को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। 1975 में इसी दिन आपातकाल लगा था। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी और सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह भारत के इतिहास में कांग्रेस द्वारा लाया गया एक काला दौर था। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस फैसले को सुर्खियां बटोरने वाली कवायद करार दिया। आपको बता दें कि 25 जून 1975 को देश में 21 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। 26 जून 1975 की सुबह इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर कहा कि राष्ट्रपति ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इस खबर को सुनकर लोग सन्न रह गए। इमरजेंसी लागू होने के तुरंत बाद विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का सिलसिला शुरू हो गया था। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात करने के लिए। अखिलेश, लोकसभा चुनाव के दौरान ही संविधान को लेकर लड़ाई चल रही थी। विपक्ष संविधान की दुहाई दे रहा था, संविधान के आधार पर सरकार पर निशाना साध रहा था। अब सरकार का यह फैसला सीधा सीधा यही संदेश देता है कि वो आमने सामने टक्कर के लिए इस मुद्दे पर तैयार है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि ये संविधान हत्या दिवस के तौर पर घोषित किया गया है, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या करेगी सरकार? क्या इसका कोई रोड मैप दिखता है? निश्चित तौर पर जहाँ तक पहले प्रश्न का सवाल है, मैं सीधे तौर पर दिखाई देता है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए ने कहा कि 400 पार का नारा दिया, उसे विपक्ष ने हाथों हाथ लपका और ये कहा कि 400 ये आंकड़ा इसलिए लेना चाहते हैं ताकि ये संविधान में बदलाव कर सके। और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में खास तौर से बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि बड़ी संख्या में दलित, ओबीसी और आदिवासी जो वोट थे वो बीजेपी के पाले से खिसक के विपक्ष के पाले में गए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद संविधान में कुछ बदलाव ये किया जा सकता है। अब उसी को एक बड़ा मुद्दा जब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र हुआ तब भी बनाया गया, जब राहुल गांधी समेत सभी जो सांसद हैं उन्होंने संविधान की प्रति हाथ में लेकर शपथ ली और बाद में संसद के सीढ़ियों पर खड़े होकर प्रदर्शन भी किया। अब बीजेपी ने पलटवार किया है। हमने देखा कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही लोकसभा स्पीकर के चयन के बाद, चुनाव के बाद ओम बिरला जिन्होंने कमान संभाली, पहला ही प्रस्ताव उन्होंने आपातकाल के विरोध में रखा। उसके बाद राष्ट्रपति का जब अभिभाषण हुआ उसमें भी आपातकाल का जिक्र किया गया। तो इसी को लेकर के साफ तौर पर दिखाई दिया कि बीजेपी ने इस पर एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी की है। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो पार्टी संविधान बचाने की बात कह रही है, संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रही है, ये वही पार्टी है जिसने 1975 में आपातकाल देश के अंदर लगाया था और देश में मीसा के तहत हज़ारों लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया था। 19 महीने तक ये लोग जेलों में बंद रहे थे। आपको याद होगा कि बीजेपी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने कई बार ऐसे मौके आए हैं जब मीसा बंदियों के लिए पेंशन हो या उनके लिए सम्मान हो, इस तरह की कवायद की है ताकि लोगों की स्मृति में याद ताज़ा रहे कि किस तरह से यह आपातकाल लगाया गया था। जी, एक संक्षेप में छोटी सी बात और अखिलेश, वो ये कि पीएम ने कहा था कि इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, क्या उसका शंखनाद भी देखा जा सकता है उसके तौर पर भी? निश्चित तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जहां तक संविधान की बात है, बीजेपी हर तरीके से ये लोगों को याद दिलाएगी कि संविधान खत्म करने वाले, संविधान की हत्या करने वाले कांग्रेस के नेता थे और उन्होंने देश में ये आपातकाल लगाया था। आपको ये बताऊं कि इसी तरह से विभाजन विभीषिका दिवस भी मोदी सरकार ने घोषित किया है, जो कि देश के विभाजन की याद लोगों को दिलाने के लिए। तो ये नई पीढ़ी को विभाजन की भी याद और साथ ही आपातकाल की भी याद बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि याद दिलाती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और आरजेडी नेता मनोज झा ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। मेरी पहला रिएक्शन, लुक हु इज टॉकिंग, कौन बोल रहे हैं ये बात, जिन्होंने संविधान को तहस नहस करके रख दिया। फादर स्टेन स्वामी क्यों गए दुनिया से, बता पाएंगे? हमारे हजारों लोग क्यों जेल में हैं? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों जेल में हैं? इंदिरा जी के सलाहकार इतने मजबूत नहीं थे जितने इनके हैं, नहीं तो इंदिरा जी को भी कहते कि 352 मत लगाओ, 352 जैसे हालात पैदा कर दो, जो आपने करके रख दिया। हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी हेमंत सोरेन जी के बारे में? पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? तो खुद संविधान को तार तार कर रहे हैं। मैं हत्या नहीं बोलूंगा क्योंकि इस तरह के शब्द आप ही को सुहाते हैं। गांधी जी 30 जनवरी को उनका असैसिनेशन हुआ, बोलिए गांधी हत्या दिवस, और किसने हत्या की, उसका वैचारिक रुझान क्या था, किन संगठनों से ताल्लुक था, स्वीकारिए ना। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हार जीत तो होती रहती है, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। दरअसल बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने गुरुवार को लुटियंस दिल्ली में 28 तुगलक
क्रिसेंट स्थित सरकारी बंगला खाली कर दिया। सरकारी बंगला खाली किए जाने के बाद से ही उनको ट्रोल किया जा रहा है। स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट से दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा ने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। राहुल गांधी ने इस पर एक पोस्ट की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने कहा है कि जीवन में हार जीत तो होती रहती है, सभी से आग्रह करता हूं कि वो स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचे। लोगों को अपमानित करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। राहुल गांधी के इस ट्वीट को लेकर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने उन पर निशाना साधा। एक्स पर उन्होंने लिखा, ये अब तक का सबसे कपट से भरा संदेश है। भेड़ियों के झुंड की तरह कांग्रेसी नेताओं को उस महिला के पीछे छोड़ने के बाद जिसने उनको अमेठी में हराकर उनके अहंकार को चूर चूर किया, ऐसा बयान दिया। ये बकवास उस तथ्य को नकार नहीं सकता कि स्मृति ईरानी ने बालक बुद्धि को अमेठी छोड़ने पर मजबूर किया। मोदी 3.0 के पहले बजट में क्या वित्त मंत्री इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव करेंगी? इसे लेकर टैक्स गुरु शरद कोहली से बात की हिमांशु शेखर मिश्रा ने। इस बार जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो इनकम टैक्स रेट्स को लेकर है और उद्योग जगत की तरफ से, चाहे वो CII हो, दूसरे उद्योग संघ हो, उन्होंने जो अपने प्री बजट मेमोरेंडम दिए हैं वित्त मंत्री को, उसमें ये कहा गया है कि जो लोएस्ट इनकम टैक्स स्लैब में जो लोग आते हैं उनको टैक्स रिलीफ मिलना चाहिए। आपको लगता है कि वित्त मंत्री इस दिशा में आगे बढ़ेंगे? देख के लग नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। और दो कारणों से लोग ये सोच रहे हैं हिमांशु कि क्यों इस बार इंडस्ट्री ने भला मिडिल क्लास की पैरवी करी है। लोग ये भी हैरान हैं। और अगर ये जानना चाहते हैं लोग तो उसकी वजह है कि कंजम्पशन जब बढ़ेगा जब आपके हाथ में पैसा होगा। मिडिल क्लास हमारी बहुत बड़ी हो चुकी है आज। सब मेरा व्यक्तिगत रूप पे एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते अनुमान है कि करीब 70 करोड़ के आसपास की हमारी मिडिल क्लास इस समय है, क्योंकि वो लोग जो 25 करोड़ आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से ऊपर आए तो ऊपर उठ के वो लोअर मिडिल क्लास में आ गए। बीच में तो और कोई क्लास होती नहीं। खैर वो तो टैक्स नहीं देते, उनकी हम नहीं बात करते। पर टैक्स पेयर्स को लगता है कि कभी कभी हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए पिछले कई सालों से मिला भी है, पर उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। तो इंडस्ट्री ये चाहती है कि अगर टैक्स पेयर्स की जेब में पैसा रहेगा, टैक्स कम लगेगा, तो वो ज़्यादा खर्चेंगे तो इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी। इंडस्ट्री की डिमांड, कंजम्पशन, हमारी एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। बिल्कुल लोगों की पूरी उम्मीद है इस बार। और मुझे लगता है जो पॉलिटिकल गणित है, जो राजनीतिक गणित है, वो भी कुछ इस तरफ संकेत करता है कि शायद सरकार इस बार आम जनता के बारे में ज़्यादा सोचे। पर अगर आप कैलकुलेट करके हमें समझाएं कि अगर आप CII कहती है कि 3 लाख से 5 लाख टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाया जाए, तो कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 7 लाख रुपए है मान लीजिए महीने की, तो उस पर टैक्स का क्या अभी बोझ पड़ेगा और कितना रिलीफ मिलेगा? आप शायद जानते होंगे या जो दर्शक नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि 7 लाख तक तो अभी भी टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि एक सेक्शन 87A बनाया गया है जिसके अंतर्गत आपको एक रिलीफ दिया जाता है। और वो न्यू रेजीम में भी है, वो न्यू रेजीम में बाकायदा चलता है, जिसकी वजह से 7 लाख तक वैसे ही टैक्स नहीं लगता है। तो आप जब वित्त मंत्री महोदया की स्पीच सुनेंगे तो वो इसका जिक्र नहीं करती, वो सीधा उसका जिक्र करती है कि आपको जो बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है कि अभी भी इतना टैक्स नहीं लगता। और अगर आप टैक्स प्लानिंग करके चले तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 15 लाख तक आप आराम से टैक्स बचा सकते हैं भिन्न तरीकों से। ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम सैलरी से है, या आपकी इनकम इंटरेस्ट से है, या आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है, या आपकी इनकम कैपिटल गेन से, वगैरह वगैरह। होता क्या है कि जब आप 3 और 5 लाख के बीच में हैं तब तो आप बच जाते हैं, पर जैसे ही आप 7 लाख पार करते हैं तो एकदम से आपके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो इस 3 लाख को अगर 5 लाख मेरे हिसाब से कर दिया जाए तो जो 3 और 7 लाख के बीच के जो टैक्स पेयर्स हैं, एक तो उनके लिए एक राहत की खबर आएगी, क्योंकि मान लीजिए वो ये बीच के जो फायदे हैं नहीं भी उठा पाते हैं तो वो आ जाएंगे। प्लस जो उससे ऊपर के हैं उनके ऊपर इसका ज्यादा लाभ मिलने वाला है, ऐसा मुझे नजर आता है।